जो परफेक्शनाइज का, ठीक है, आपका वॉल्यूम 6 है। अब वॉल्यूम 6 में जो आज का जो हमारी जो टॉपिक जो है किस तरह के पुरस्कार और सम्मान से टॉपिक रहेगी, ठीक है। और मैं बता दूं, ये मई महीने की करंट अफेयर्स है, ठीक है। वॉल्यूम 1 जो होता है सबका, सॉरी वॉल्यूम 2 जो होता है इसका जनवरी से शुरू होता है, उस क्रम में ये वॉल्यूम 6 है और मई महीने की करंट अफेयर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन को मिला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा किससे मिला है। तो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करेंगे तो अमिताभ बच्चन जी को मिला, ठीक है। दीनानाथ मंगेशकर जो थे, ठीक है, लता मंगेशकर, आशा भोसले उनके पिताजी थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राष्ट्र और समाज के लिए कुछ अच्छे काम करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करेंगे तो इस पर किन्हें मिला है, तो बच्चन साहब को मिला है, ठीक है। इस सम्मान को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राप्त किया था। तो ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो मोदी जी को पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था, लेकिन इस बार की बात करेंगे, 2024 की बात करेंगे, तो पुरस्कार किसे दिया गया, बच्चन साहब को दिया गया, ठीक है। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करेंगे तो राष्ट्र और समाज के लिए कुछ अच्छे काम करने वालों के पुरस्कार दिया जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे आलिया भट्ट, ठीक है। आलिया भट्ट की बात करेंगे तो टाइम की, तो 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल हो गई, ठीक है। तो आलिया भट्ट की बात करेंगे तो 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में, ठीक है, आलिया भट्ट शामिल हुई है, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइम मैगजीन किन किन लोगों को इसमें शामिल किया है। तो टाइम मैगजीन की 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में, ठीक है, आलिया भट्ट को शामिल होना एक वैश्विक आइकन के रूप में उनकी उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करता है, ठीक है। और कौन कौन से लोग शामिल हुए, तो इस सूची में साक्षी मलिक शामिल हुई है, ठीक है। तो टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में साक्षी मलिक भी शामिल हुए, ठीक है। तो साक्षी मलिक के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है, तो भारत की अग्रणी महिला पहलवान है साक्षी मलिक, ठीक है। कुश्ती समुदाय में उत्पीड़न के आरोपों के बीच न्याय की वकालत कर रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिए साक्षी मलिक कौन है, तो पहलवान। उसके बाद देव पटेल। देव पटेल की बात करेंगे तो भारतीय मूल के प्रसिद्ध अभिनेता, वैश्विक मनोरंजन उद्योग में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए जाने जाते देव पटेल, ठीक है। ध्यान रखिए ये आपके देव पटेल है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आलिया भट्ट, ठीक है। आलिया भट्ट के बारे में जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाने वाली बहुमुखी बॉलीवुड अभिनेत्री, वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा के प्रभाव के लिए पहचानी जाती है, ठीक है, आलिया भट्ट। अब आते हैं सत्या नडेला। सत्या नडेला भी भारतीय मूल के, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। प्रौद्योगिकी और एआई के भविष्य की आकार देने में सहायक, मानवता के लिए इनकी सशक्त क्षमता पर जोर देते हुए, ठीक है। तो बात करेंगे 100 जो टाइम मैगजीन की जो 100 जो प्रभावशाली लोगों को जो लिस्ट आई है, उसमें से सत्या नडेला है, देव पटेल साहब है, साक्षी मलिक साहब है, साक्षी मलिक है, और सॉरी, और इनका क्या नाम है, आलिया भट्ट नाम है, ठीक है। साक्षी मलिक ने अभी पहलवानों के साथ जो दिक्कतें जो आ गई थी उसके क्रम में इन्होंने रिजाइन देने की भी, मतलब इन्होंने बोल दिया था मैं पहलवानी क्या करूंगा, छोड़ भी दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉब्लम सरकार ने बीच में बचाव किया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अजय बंगा की बात है। विश्व बैंक के अध्यक्ष है, वैश्विक आर्थिक, ठीक है, विकास और वित्तीय स्थिरता में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अजय बंगा की बात करेंगे तो पहले मास्टर कार्ड में थे, ठीक है, किसमें थे, मास्टर कार्ड में थे, लेकिन आप क्या बाइडेन के करीबी माने जाते हैं और अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। तो अजय बंगा का नाम ध्यान में रखिएगा, देव पटेल का नाम ध्यान में रखना है, उसका साक्षी मलिक का नाम ध्यान में रखना है, और किनका, सत्या नडेला का नाम ध्यान में रखना है, और किनका हो गया, एक आपका ये हो गई, क्या नाम है इसका, आलिया भट्ट, ठीक है। पांचों का नाम आपको ध्यान में रखना है। प्रभावशाली लोगों के 100 लोगों की सूची में पांचों लोग चुने गए, ठीक है। अब देखें वैश्विक स्तर पर भी कुछ नाम मतलब शामिल किए, तो भारतीय थे, कुछ भारतीय थे, कुछ पूर्णतः भारतीय, तो कुछ भारतीय मूल के थे, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो नाम जो इस सूची में शामिल है उनका नाम है मोताज अजैजा, ठीक है। मोताज अजैजा काफी चर्चित नाम रहा, रीजन क्या है, फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है, ठीक है। क्या ये फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है, असाधारण प्रतिभा दुर्दशा का प्रदर्शन करने वाले सूची में सबसे कम उम्र के व्यक्ति के रूप में पहचाने गए थे। इस बार जो टाइम मैगजीन की जो सूची आई है उसमें सबसे कम उम्र का जो व्यक्ति, उनका नाम क्या है, मोताज अजैजा, क्या नाम है इसका, मुताज अजैजा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सोफिया कोपेला। सोफिया कोपोला की बात करेंगे, प्रशंसित फिल्म निर्माता है, अपनी सिनेमाई उपलब्धियों के कलात्मक दृष्टि के लिए जानी जाती है, ठीक है। सोफिया कोपेला जो टाइम मैगजीन के प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में चुनी गई है, क्या है, तो ये क्या है, ये ठीक है, ये फिल्म निर्माता है, ठीक है। अब आते हैं हयाओ मियाजाकी, ठीक है, क्या ना, हयाओ मियाजाकी, प्रसिद्ध एनिमेशन फिल्म निर्देशन, एनिमेशन की दुनिया में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए सम्मानित है, ठीक है। तो मियाजाकी की बात करेंगे, एनिमेशन से जुड़ी हुई है। बात करेंगे हम लोग सोफिया कोपेला की बात करेंगे, फिल्म निर्माता है। मोताज अजैजा की बात करेंगे, फोटोग्राफर है जो कि सबसे कम उम्र का है, ठीक है। अब भारत से किस किस व्यक्ति को, सत्या नडेला को, अजय बंगा को, देव पटेल साहब को, और क्या बात करते हैं, आलिया भट्ट को, साथ आलिया में कौन है, भट्ट साक्षी और मलिक, ठीक साक्षी है। मलिक। सबका नाम ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब कन्नड़ कवियत्री ममता जी सागर प्रतिष्ठित विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित की गई है, ठीक है। तो कन्नड़ कवियत्री जिसका नाम ममता जी सागर, प्रतिष्ठित विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित की गई है, ठीक है। तो विश्व साहित्यिक पुरस्कार की बात की किसे मिला है, तो कवियत्री ममता जी सागर को मिला है, जो कि कन्नड़ है, ठीक है, कन्नड़ कवियत्री है, ठीक है।
ममता जी सागर बेंगलुरु स्थित एक प्रसिद्ध कन्नड़ कवि, लेखक, अकादमी और कार्यकर्ता है, ठीक है। सृष्टि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन और टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या नाम है, सृष्टि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन और टेक्नोलॉजी के, ठीक है, फैसिलेटर डॉक्टर सागर को, ठीक है, ट्रांस डिसिप्लिनरी रचनात्मक लेखन और सांस्कृतिक उद्योगों में उनकी विभिन्न भागीदारी के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपको बस ध्यान में रखना है यहाँ पे प्रतिष्ठित विश्व साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ममता जी सागर को सम्मानित किया, क्योंकि कन्नड़ भाषा की मतलब क्या है, कवित्री है, ठीक है। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन जॉन एल जैक स्विगेट जूनियर पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखना, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए कौन सा पुरस्कार है, तो जॉन एल जैक स्विगेट जूनियर पुरस्कार, जो कि किसके लिए, अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए, अंतरिक्ष में अन्वेषण करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इसरो के चंद्रयान-3 मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगेट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए, अगर पीडीएफ अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो वहां पे मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो ये जॉन एल जैक स्विगेट पुरस्कार जो दिया गया है, तो चंद्रयान-3 मिशन को दिया गया है। किस मिशन को दिया है, क्या बताएंगे, तो चंद्रयान-3 मिशन को दिया गया है, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे, किसे दिया गया है, तो चंद्रयान-3 मिशन को ये पुरस्कार जो है सो दिया गया है, ठीक है। स्पेस फाउंडेशन ने चंद्रयान-3 टीम को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक स्विगेट जूनियर पुरस्कार प्रदान करते हुए, ठीक है, मिशन की असाधारण तकनीकी और इंजीनियरिंग उपलब्धियों के लिए मतलब क्या किए, मान्यता दी है, ठीक है। अगर बात है इसरो की बात करेंगे तो सॉरी, इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था, ध्यान में रखेंगे। चंद्रयान-3 मिशन भारत के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, ठीक है। तो 23 अगर मतलब ये चंद्रयान 14 जुलाई को तो मतलब लॉन्च हुई थी, चंद्रमा पे पहुंच कब गई थी, दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक है, 23 अगस्त को पहुंच गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे चंद्रयान-3 को कौन सा पुरस्कार मिला, जॉन एल जैक स्विगेट जूनियर पुरस्कार, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा की बात करेंगे यहाँ पे कौन सा है, तो जरा इस पे देखते हैं, हाँ, ठीक है। मिशन में विक्रम नाम का एक लैंडर और प्रज्ञान का प्रयोग किया गया था, प्रज्ञान नाम का रोवर का प्रयोग किया गया था। तो चंद्रयान-3 में बात करें, लैंडर का नाम क्या था, तो क्या बताएंगे, चंद्रयान-3 में लैंडर की बात करें क्या था, लैंडर का नाम की बात करेंगे तो विक्रम था, ठीक है। और रोवर की बात करेंगे, रोवर क्या था, रोवर की बात करेंगे तो प्रज्ञान रोवर था, ठीक है। तो चंद्रयान-3 और दोनों में सेम था, लैंडर रोवर चेंज नहीं हुआ, चंद्रयान-2 में जो था वो चंद्रयान-3 में भी था, ठीक है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पे सफलतापूर्वक उतरते ही ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार की बात करेंगे 2024, ठीक है, कौन सी पुरस्कार है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार, ठीक है, किसे मिला है, तो प्रोफेसर मीरा चंद्रा को मिला है, नाम याद रखिएगा, किसे मिला है, प्रोफेसर मीरा चंद्रा को क्या दिया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय की, ठीक है, कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल है, ठीक है, किस कॉलेज की है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना को, ठीक है, मीना चरंदा को शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मान दिया गया, ठीक है। तो मीना चरंदा को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो संस्कृति पुरस्कार दिया गया है। और किस 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 कॉलेज से जुड़ी हुई है, तो कॉलेज का नाम क्या, कालिंदी कॉलेज, किस कॉलेज से जुड़ी हुई है, तो कालिंदी कॉलेज का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब किस मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, किस मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला, रतन टाटा साहब को, ठीक है। तो प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा को उनके मुंबई आवास पर, ठीक है, आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस मानवतावादी पुरस्कार KIIT और किस का एक सर्वोच्च सम्मान दुनिया भर में, ठीक है, मानवीय कार्यों की भावना को मूर्त रूप देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देने के लिए समर्पित किया गया, ठीक है। इस पुरस्कार का नाम ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गया, तो किसे मिला है, ये किस मानवतावादी पुरस्कार की बात करें, रतन टाटा जी को मिला है, ठीक है, इनको भारत भी जल्द ही मिलने की संभावना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपका क्या था, पुरस्कार का क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। आज हम लोग चलेंगे महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, कौन सा दिवस पढ़ने वाले हैं, तो सारे महत्वपूर्ण दिवस बनेंगे जो कि अप्रैल में रहे, ठीक है। आप चलेंगे यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस में जो सबसे पहला जो हमारे सामने प्रश्न है, तो समुद्री दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करें कब मनाते हैं, 5 अप्रैल को मनाते हैं, कितने तारीख को मनाते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, तो 5 अप्रैल को, ठीक है। देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास में समुद्री क्षेत्र के महत्व को पहचानने के लिए समर्पित दिन है, ठीक है। 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय वाणिज्यिक जहाज, ठीक है, SS लॉयल्टी, ठीक है, समुद्री मार्गों पर ब्रिटिश एकाधिकार को तोड़ते हुए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर निकला था, ठीक है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय की बात करें, भविष्य को
नेविगेट करना और सुरक्षा पहले, ठीक है। तो देखेंगे राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करेंगे तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास में समुद्री क्षेत्र के महत्व को पहचानने के लिए समर्पित दिन। इस दिन कौन सी घटना घटी थी? तो तारीख थी 5 अप्रैल 1919 को। भारत पहला भारतीय वाणिज्यिक जहाज, जिसका नाम क्या था? SS लॉयल्टी। क्या नाम था? SS लॉयल्टी समुद्री मार्गों पर ब्रिटिश एकाधिकार को तोड़ते हुए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पे निकल गया था, ठीक है। भारतीय जहाज था SS लॉयल्टी और 5 अप्रैल 1919 को, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पे निकला था। इसी दिन को हम लोग क्या करते हैं? याद करते हैं और साथ में हम लोग मनाते हैं समुद्री दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। कब मनाते हैं? तो तारीख है 5 अप्रैल की, महत्वपूर्ण तारीख है। इस बार का थीम क्या था? विषय को नेविगेट करना और साथ में, ठीक है, डिफेंस फर्स्ट, मतलब सुरक्षा पहले। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाते हैं 6 अप्रैल को मनाते हैं। भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाते हैं भारत में खेल दिवस। लेकिन विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। दुनिया हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाती है, ठीक है। ये दुनिया भर में लोगों के जीवन और समुदायों पर खेल और शारीरिक गतिविधि के सकारात्मक प्रभाव को पहचानने के लिए समर्पित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे तो 2024 का विषय था शांतिपूर्ण समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। इस बार का थीम क्या था? तो शांतिपूर्ण समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए क्या था? खेल था, इस बार का थीम था। अब चलते आगे। 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 6 अप्रैल को, ठीक है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी 2013 में, ठीक है, 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर, ठीक है, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में नामित किया है, ठीक है। कब से मनाते हैं? 2013 से मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते थे? 6 अप्रैल को मनाते। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम क्या था? शांतिपूर्ण समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। अब आते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे WHO के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या होता है? WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वर्ष का विषय, ठीक है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, VVI है, नोट कर लीजिए, ठीक है, ये आएगा एग्जाम में, आ सकता है, ठीक है। इस बार का बताइए स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार जो था, इस बार का क्या था? थीम था, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार 1950 में, ठीक है, WHO द्वारा संगठन की स्थापना को चिन्हित करते हुए और स्वास्थ्य और महत्व को वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। 7 अप्रैल को ही WHO की स्थापना हुई थी, उसी दिन से हम लोग मनाते हैं 7 अप्रैल को खेल दिवस बोलते हैं, स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। इस बार का थीम क्या था? तो इस बार का थीम था मेरा स्वास्थ्य, माई हेल्थ माई राइट। क्या था? माई हेल्थ माई राइट, ठीक है। अब आते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस की बात करें कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 का विषय है, ठीक है, हेमो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार, ठीक है। हेमो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार, ठीक है। आधुनिक होम्योपैथी के संस्थापक बात करेंगे सैमुअल हैनीमैन। का जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है, 1755 में, ठीक है। एक जर्मन चिकित्सक थे, क्या थे? सैमुअल हैनीमैन की बात करें, जर्मन चिकित्सक थे। और रसायनज्ञ हैनीमैन का मानना था कि होम्योपैथिक उपचार बीमारियों के इलाज के लिए एक बेहतर और अधिक प्रभावशाली तरीका प्रदान करता है, ठीक है। तो सैमुअल हैनीमैन को याद करते हैं, 10 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब बात है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की बात करेंगे तो तारीख क्या है? 11 अप्रैल। कब मनाते हैं? तो 11 अप्रैल को मनाते हैं, ध्यान में रखेंगे। यह दिन मातृत्व स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी होता है, ठीक है। कब मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की बात करेंगे तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं 2023 में। 2023 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पे, ठीक है, 2003 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पे 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मान्यता दी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे तारीख जो है 11 अप्रैल जो है किनके जन्म दिवस के साथ मैच करता है? किनके साथ मैच करता है? तो ध्यान में रखेंगे किनके साथ मैच करता है? कस्तूरबा गांधी की जयंती के साथ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कस्तूरबा गांधी के जयंती के साथ जो है ये तारीख जो है मैच करता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। तारीख क्या है? इंपोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आता है विश्व चगास रोग दिवस, ठीक है, कौन सा है? तो ध्यान रखें, विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल, ठीक है। कब मनाते हैं? तारीख क्या है? 14 अप्रैल है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को और किन की तिथि है?
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म तिथि भी 14 अप्रैल को ही है, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। अंबेडकर जी की जन्म तिथि क्या है, तो उनका भी 14 अप्रैल है, ठीक है। तो विश्व चगास रोग से प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है, इसे मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए चगास रोग की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य लाखों लोगों को प्रभावित करें उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है, मतलब उपेक्षित बीमारी, ठीक है, ध्यान रखें, माइक बंद कीजिए जो सड़क पे है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कौन सी बीमारी है, उपेक्षित, ठीक है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी के बारे में लोगों को क्या है, जागरूकता फैलाना है। इसी दिन को याद करते 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब विश्व चगास रोग दिवस 2024 का विषय क्या है, तो चगास रोग से निपटना, जल्दी पता लगा और जीवन की देखभाल करें, ठीक है। चगास रोग खामोश या मौन रोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखेंगे किस प्रकार का रोग होता है, इसके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। यह एक संक्रामक परिजीवी रोग है। तो चगास रोग कैसा है, संक्रामक है, मतलब फैल सकता है, और साथ में परजीवी से होने वाले लोग हैं, ठीक है। बात करेंगे जैसे दुनिया में 6 से 7 मिलियन लोगों को संक्रमित करता है, दुनिया भर में हर साल लगभग 12,000 लोगों का इस रोग से मतलब क्या चली जाती है, जान चली जाती है उनकी, ठीक है। यह रोग प्रोटोजुअन ट्रिप्नोसोमा क्रूजी के कारण होता है, जो ट्राइटोमाइन्स या फिर किसिंग बग्स नामक कीड़े के एक परिवार के द्वारा फैलता है, ठीक है। तो किस कीड़ा के, किसिंग बग्स, ठीक है, और ट्राइटोमाइन्स, ठीक है, ध्यान, चगास रोग किस कीड़े की वजह से फैलता है, तो ट्राइटोमाइन्स का नाम आपको ध्यान में रखना है, किसिंग बग्स का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों कीड़े की वजह से क्या होता है, बीमारी फैलता है। किस प्रकार की बीमारी पूछेगा एग्जाम में, कैसा प्रश्न, तो चगास रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। इस बीमारी को खामोश रोग या मौन रोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस बार का विषय था चगास रोग से निपटना, जल्दी पता लगा और जीवन की देखभाल करें, ठीक है। यह एक असंक्रामक बीमारी है, जो कि यह एक असंक्रामक बीमारी है, ठीक है, जो कि दुनिया में लगभग, तो यही गलती कर दिया ना, संक्रामक की जगह पे क्या हो चाहिए, ठीक है, असंक्रामक की जगह पे क्या होना चाहिए, संक्रामक होनी चाहिए, क्योंकि असंक्रामक नहीं संक्रामक है, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न पूछा जाएगा, पूछेगा इसके अन्य नाम क्या है। तो बात करें किस कीड़े की वजह से फैलता है, तो ध्यान रखें ट्राइटोमाइन्स और किसिंग बग्स नामक कीड़ों के एक परिवार के द्वारा फैलता है, ठीक है। यह रोग, ठीक है, प्रोटोजोन ट्रिप्नोसोमा क्रूजी के कारण होता है, ठीक है। और कीड़ा का नाम क्या है जिसकी वजह से फैलता है, ठीक है, क्या नाम है, ट्राइटोमाइन्स और किसिंग बग्स, ठीक है। विश्व काला दिवस, ठीक है, वर्ल्ड ब्लैक डे की बात करेंगे 15 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड ब्लैक डे की बात करेंगे कब मनाया गया, तो 15 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। ये विभिन्न संस्कृति और समाजों में कला के अस्थायी प्रभाव के लिए, हाँ, आर्ट डे है, काला ब्लैक नहीं है, याद है। अच्छा अच्छा, 8 है, सॉरी, ठीक है, 8 है, काला नहीं है, काला नहीं, ब्लैक डे भी हालांकि मनाते हैं, ठीक है, मुझे लगा वही है, ठीक है, 14 फरवरी क्या को है, मनाते 8 हैं है। बेसिकली। वो ब्लैक डे, वो भारत 14 में जो फरवरी वो को। हल्ला वो वाला नहीं ब्लैक डे है, ठीक है। ब्लैक डे मतलब ब्लैक लोगों के राइट्स के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो जो आपका जो कौन हमला हुआ था, सॉरी, पुलवामा हमला से। पुलवामा अटैक से नहीं संबंधित है, और कोई डे, उस डे को मनाया जाता है जो यूएनए के द्वारा ना रजिस्टर्ड हो, यूएनए के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, वो डे होता है, ठीक है। ये 14 अप्रैल को हम लोग अपने भावनात्मक रूप से जुड़े हुए, क्योंकि बहुत गलत हुआ, हमारे सैनिक शहीद हुए, जो हम लोग उसको ब्लैक डे के तौर पे सामाजिक तौर पे मनाने का निर्णय लिया। और दूसरी बात है, यूएनए के द्वारा कोई डिस्टिग्नाइज जो डेट होता है ना, वही मतलब सभी लोगों के लिए मानता होता है। विश्व कला दिवस की बात करेंगे, ये 15 फरवरी के दुनिया के हर देश में मनाया जाएगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई हो। लेकिन हमारे यहाँ जो हम लोग ब्लैक डे जो मनाए, तो पाकिस्तान थोड़ी ना मनाएगा, अमेरिका थोड़ी ना मनाएगा, ठीक है। वो हमारे भावना से जुड़ा हुआ है, हमारा मतलब सैनिकों के याद में, अपने शहीदों की याद में हम उसको अपने सामाजिक तौर पे मनाते हैं। हालांकि भारत सरकार ने भी उसकी आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं की है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, जी सर। क्लियर। अब चलते हैं इस तिथि को विशेष रूप से लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन के सम्मान करने के लिए चुना जाता है, जो कलात्मक स्वतंत्रता के, शांति के क्या है, प्रतीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस व्यक्ति को याद करते हुए मनाते हैं, तो ध्यान रखेंगे लियोनार्डो डा विंची, ठीक है, लियोनार्डो डा विंची, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस व्यक्ति को याद करते हुए बनाते हैं, तो लियोनार्डो डा विंची का नाम आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लियोनार्डो डा विंची की बात करेंगे तो व्यक्ति क्या था, चित्रकार था व्यक्ति, और भी बहुत सारे काम करता था, लेकिन मुख्यतः जो था चित्रकारी के लिए जाना जाता। बहुत सारे फेमस चित्रकार जो थे इसने बनाए थे, जैसे बात करेंगे मोनालिसा का जो पेंटिंग है, इसी का जो कि दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक मानी जाती है। विश्व कला दिवस 2024 का विषय क्या है, विश्व कला दिवस 2024 का विषय अभिव्यक्ति का एक बगीचा, कला के माध्यम से समुदाय का संवर्धन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
तो यह विभिन्न संस्कृति और समाजों की कला के अस्थायी प्रभाव के लिए क्या है, सम्मान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे विश्व कला दिवस ध्यान रखेंगे 15 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं विश्व हेमोफीलिया दिवस की बात करेंगे। 17 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, बताइए। ठीक है, कब मनाते हैं विश्व हेमोफीलिया दिवस? तो ध्यान रखें 17 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है? हीमोफीलिया एक दुर्लभ और वंशानुगत, ठीक है, रक्तस्राव विकार के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से प्रभावित होता है, व्यक्ति का क्या होता है, रक्तस्राव नहीं रुकता है। ठीक है, दूसरी बात है दुर्लभ बीमारी जो कि बहुत ही कम लोगों का होता है। ठीक है, वंशानुगत है मतलब फैलता है। दुर्लभ बीमारी इसलिए क्योंकि बहुत ही पहली बार बीमारी जो थी, महारानी जो थी बीमारी से क्या हुई थी, प्रभावित हुई, इसलिए हीमोफीलिया को शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 का विषय है सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। ठीक है, विश्व हीमोफीलिया दिवस की नींव 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा रखी गई। ठीक है, 17 अप्रैल की तारीख को संगठन के संस्थापक फ्रैंक शनाबेल के जन्मदिन के सम्मान करने के लिए चुना गया था। ठीक है, हीमोफीलिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हीमोफीलिया कितने प्रकार के होते हैं? तो हीमोफीलिया के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 मुख्य प्रकार होते हैं हीमोफीलिया के होते हैं। हीमोफीलिया ए F8 जीन के उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो क्लोटिंग फैक्टर 8 के उत्पादन के लिए निर्देशन प्रदान करता है। ठीक है, हीमोफीलिया बी की बात करेंगे तो F9 जीन के उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है, 9 के उत्पादन के लिए निर्देशित प्रदान करता है। ठीक है, अब आता है हीमोफीलिया सी। ठीक है, हीमोफीलिया सी की बात करेंगे तो हीमोफीलिया सी, ठीक है, ऑटोमोस पर स्थित हो, जो फैक्टर 11 की कमी के कारण होता है, इसे बीमारी का दुर्लभ रूप में माना जाता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया कितने टाइप्स के हो गए? तो ए टाइप्स के होते हैं, बी टाइप्स के होते हैं और सी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार का हीमोफीलिया होता है। वंशानुगत रोग है, ठीक है, शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है विश्व विरासत दिवस। ठीक है, तो विश्व विरासत दिवस की बात करें 18 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। हमारा विरासत पशु कौन है? हाथी। हाथी सर। हाँ, ठीक है, हमारा विरासत पशु की बात करेंगे हाथी। हालांकि हाथी से यहाँ पे कोई इसका संबंध नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन विश्व विरासत दिवस की बात करें, वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात करेंगे तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व विरासत दिवस या स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विश्व की सांस्कृतिक विरासत की विविधता और महत्व और भावी पीढ़ियों के लिए इसकी सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, थीम की बात करेंगे तो विश्व विरासत दिवस 2024 की थीम की बात करेंगे, बेनिक चार्टर के लेंस के माध्यम से आपदाएं और क्या है, संघर्ष। बेनिक चार्टर के लेंस के माध्यम से आपदाएं और संघर्ष का इंग्लिश चेक कर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि जो भी आपका आएगा ना, थीम जो आएगा ना, वो इंग्लिश में आएगा एग्जाम में। ठीक है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की बात करेंगे तो 21 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिविल सेवा की बात करेंगे 21 अप्रैल को मनाते हैं। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस की बात करेंगे तो आजादी से पहले तो कॉर्नवालिस को जाना जाता है। आजादी की बात करेंगे तो किसे जानते हैं? पटेल साहब को जानते हैं। ठीक है, इस बार राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 की थीम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन यह भारतीय सिविल सेवा के सामने मौजूद चुनौती और अवसर के ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। भारत में पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की बात करें 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2006 से मनाया जाता है। ठीक है, इसे भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में मान्यता दी गई थी। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। भारत में सिविल सेवाओं के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हासिल की गई। ठीक है, जिन्हें रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत के लिए उनकी भूमिका के लिए व्यापक रूप से भारत में लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। जब भारत आजाद हुआ ना, तो सिविल सेवा को समाप्त करने की बात चल रही थी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये औपनिवेशिकवाद का प्रतीक थी। ठीक है, सिविल सर्विस ने भारतीयों का शोषण किया था, ब्रिटिश के साथ रहते हुए उन्होंने भी भारतीयों का शोषण किया था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल एकदम अड़ गए। उन्होंने बोला अभी हमारा लोकतंत्र जो है नया लोकतंत्र है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बिना सिविल सर्विस के एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता है। तो सिविल सेवा को मतलब समाप्त करना बहुत बड़ी बेवकूफी को। उन्होंने कहा से देखिए, भारतीय सिविल सेवा को उन्होंने नेतृत्व करते हुए कहा, तो अभी तक आपने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम किया था, वो आप अपने देश के लिए काम कीजिए, अपने समाज के लिए काम कीजिए। ठीक है, और अपने समाज के लिए कुछ बेहतर कीजिए। ठीक है, और एक आपके ऊपर मतलब क्या होगा, ये जो दाग जो लगा हुआ है सब ब्रिटिश के मतलब वो रहे, ब्रिटिश के मतलब गुलाम रहे, तो अपने वैश्विक सत्ता का प्रतीक के रूप में जाने जाते, उस दाग को मतलब खत्म कीजिए। ठीक है, तो सरदार पटेल साहब जो थे सिविल सर्विस के समर्थक थे, बाकी नेहरू वगैरह सब जो थे सिविल सर्विस को समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, नेहरू ने यहाँ तक भी कहा था मैंने भारत का सब कुछ तो सुधार दिया, लेकिन भारत में लाट साहेबी मतलब सिविल सर्विस को हम नहीं सुधार पाए। ठीक है, क्योंकि नेहरू का मानना था सिविल सर्विस मतलब ऐसा मतलब होना चाहिए जो गांव में जाने वाला अधिकारी होगा। सिविल सर्विस जो थे समाज के तकमे में जुड़ नहीं पाए और अभी तक भी नहीं जुड़ पाया। तो नेहरू जैसे समाजवादी नेता की बात करेंगे, सबके सब क्या थे, विरोधी थे। लेकिन मतलब यहाँ पे
यहाँ पे मतलब पटेल साहब जो थे बहुत ही बड़े समर्थक थे। उनके बाद पटेल जी से बात हुई, बोला अगर हम भारत में काम करेंगे तो हमारे ऊपर हमेशा मतलब क्या होगा, एक दबाव बना हुआ रहेगा। तो पटेल साहब के कहने के द्वारा इस सिविल सेवा को एक संवैधानिक अधिकार भी दिया गया, और मात्र एक नौकरी है जो कि सुरक्षित मानी जाती है, और संविधान के द्वारा इनको अधिकार दिया गया। संविधान में आपको आर्टिकल्स आपको मिलेंगे सिविल सर्विस से संबंधित, ठीक है। तो काफी इनको मतलब एक तरह से मतलब प्रोटेक्शन भी दिया गया। तो नेहरू जी क्या थे, इनके पटेल साहब समर्थक थे। तो सिविल सेवा को सुधारने की जिम्मेवारी जो थी पटेल साहब की थी, इन्हीं को याद भी करते हैं। और आप मसूरी में जाएंगे तो इन्हीं के नाम से आपको वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो जो पहले दिल्ली में था बाद में मसूरी में शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो इनका प्रशिक्षण केंद्र भी आपको इन्हीं के नाम से मिलेगा, ठीक है। इसलिए इंडियन मसूरी में सिविल इनका सर्विस के नहीं है फादर की सर, बात करें। उनका तो वो अहमदाबाद लाल वाला है बहादुर ना। शास्त्री है, सॉरी वो सॉरी, आईपीएस पुलिस पुलिस वाला होता एकेडमी है। एकेडमी, अहमदाबाद में है। आईपीएस पुलिस एकेडमी है, हाँ। हाँ ठीक है, हाँ। इनका आईपीएस वाला है, सॉरी, ठीक है, आईपीएस वाला। तो मैं कह रहा था सर, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, और क्या था, लेकिन वैसे कार्नवालिस ने भी बहुत इस संदर्भ में काम किया था, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले उसने ही मतलब इन सारी चीजों को कलेक्ट्री वगैरह की बात की तो कार्नवालिस ही लेकर आया था। अब देखिए, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात करेंगे, 24 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का स्मरण कराता है। शासन का ये विकेंद्रीकृत रूप 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वासी निकायों, जिन्हें ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है, को सशक्त बनाना, ठीक है। 1957 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के अध्ययन करने और पंचायती राज प्रणाली को पुनर्जीवित करने के उपायों की सिफारिश करने में बलवंता मेहता समिति का गठन किया गया, ठीक है। कब की थी, 1957 में बलवंता मेहता समिति था, ठीक है। 1977 की बात करें, अशोक राय मेहती समिति था, अशोक राय मेहता था। 1950 की बात करेंगे तो क्या था, जीवेके राव था सिंह 1950 भी, में, ठीक है। जी कह रहा हूँ। जीवेके राव था ना 1985 में, एक 1986 में भी था, ठीक है। 1986 में सिंह सिंह भी। भी होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सब जो है समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। हालांकि बलवंता मेहता समिति ने 3 टायर सिस्टम की बात की, त्रिस्तरीय पंचायतों में सरकार की बात कही थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे यहाँ पे समिति की सिफारिशों से गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर क्या पंचायतों का त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आप देखोगे तो 1957 के आसपास ही हो गई थी, लेकिन इनको संवैधानिक अधिकार नहीं था। तो संवैधानिक अधिकार 1993 में दिया गया, जबकि मतलब क्या 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 में होता है, 74वां संविधान संशोधन भी 1993 में ही होता है, जो कि मतलब शहरी निकाय के लिए था, ठीक है, जिसको हम लोग नगर निगम के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। अब समाप्त हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये समाप्त हो गया, ठीक है। तो हमने आज महत्वपूर्ण दिवस कर लिया और हमने क्या किया, पुरस्कार कर लिया, ठीक है। अब आप लोगों को घर से पढ़ कर क्या आना है, तो घर से पढ़कर आपको आना है, क्या आना है, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आना है, ठीक है, जो कि लगता है मुझे आज ही खत्म कर देना चाहिए। कितने लोग इच्छुक हैं, मतलब एक पेज है, खत्म कर देता हूँ, ठीक है। खत्म करिए कर सर, दीजिए कर दीजिए। करिए खत्म कर तो दीजिए कल सर। रहेगा नियुक्ति इस्तीफा में, ठीक ठाक क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन कल लोग नियुक्ति इस्तीफा में कर लेंगे, और शिखर सम्मेलन और नियुक्ति इस्तीफा कल के क्लास में कर लेंगे, और मुझे लगता है शायद इसको समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दीजिए। राज्य और संघ राज्य से, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। जी सर। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया लोंगेंटे फेस्टिवल, ठीक है, कौन सा फेस्टिवल मनाया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया लोंगेंटे फेस्टिवल। तो सिंपल प्रश्न ये आएगा, तो लोंगेंटे फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो लोगंटे फेस्टिवल की बात करें कहाँ पे मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की नईसी जनजाति लोगंटे त्योहार मनाते हैं। 2-3 देखिए, ये सब जो इम्पोर्टेंट होता है ना, ठीक है, बीपीएससी हमेशा ये नहीं मतलब एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन नहीं पूछता, वो क्वेश्चन को निकालता है। अरुणाचल प्रदेश में लोगंटे फेस्टिवल मनाया सबको पता है, लेकिन मिसिंग क्या हो जाएगा, उसको किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये नईसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। कौन सी जनजाति, तो नईसी जनजाति के द्वारा ये त्योहार को मनाया जाता है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम जो पशु बलि के निषेध के लिए जाना जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, इसमें बहुत सारा फैक्ट निकल रहा है, तब इसमें पूछ देगा अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल में मनाया गया लोंगेंटे फेस्टिवल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये फेस्टिवल, ठीक है, नईसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस फेस्टिवल का मुख्य विशेष विषय जो होता है, पशु बलि के निषेध के लिए जाना जाता है।
ठीक है, ध्यान रखना। नईसी जनजाति की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जातीय समूह में से एक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े जाति समूह के रूप में नईसी समुदाय एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दावा भी करती है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ उल्लेखनीय उत्सवों में लोसार, ठीक है, लोसार अरुणाचल में है, ठीक है। लोसार हालांकि सिक्किम में मनाते भी है ना। लोसांग आपको कहाँ पे मनाते हैं? लोसांग, लोसांग आपको यहाँ पे, सॉरी, लोसांग कहाँ पे मनाते हैं? लद्दाख में। लद्दाख में, ठीक है। लोसार कहाँ पे मनाते हैं? सिक्किम सिक्किम। लोसा उल्टा हो गया ना, लोसांग सिक्किम में है ना। हाँ, और लोसार लद्दाख में। हाँ, तो लोसार लद्दाख में है, लेकिन जहाँ पे बुद्ध समुदाय के लोग रहते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश में भी रहते हैं, वो लोग भी मनाते हैं, ठीक है। लोसार महोत्सव, तोरगिया महोत्सव, साका दावा, ठीक है, सारे के सारे बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। साका दावा भी, ठीक है। नोकुम उल्लू महोत्सव, ठीक है, सबके सब कहाँ पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश में जो फेस्टिवल बनाएगा उसका नाम है लोंगटे फेस्टिवल, ठीक है। इस जनजाति के नईसी जनजाति के द्वारा, ठीक है। फेस्टिवल का इंपोर्टेंस क्या है? तो पशु बलि का निषेध, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस फेस्टिवल में पशु बलि के निषेध के लिए जाना जाता है, ठीक है। चित्रकूट की बात करेंगे, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में ग्लास स्काई वॉक ब्रिज आपको देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? तो चित्रकूट उत्तर प्रदेश में ग्लास स्काई वॉक ब्रिज आपको देखने को मिला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया जो चित्रकूट में आकर्षक तुलसी सबरी झरने पे है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाए, कहाँ पे है? तो आपको चित्रकूट में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो तुलसी सबरी झरने के पास में देखने को मिलेगा, ठीक है। भगवान राम के धनुष और तीर के आकार का ये संरचना क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख है, ठीक है। पर्यावरण पर्यटन के स्थल भी हो सकते हैं। चित्रकूट के तो जानते हैं, जब प्रभु श्री राम प्रभु की बात करेंगे तो जब वो मतलब वनवास पे थे चित्रकूट में उन्होंने समय बिताया था, पता है ना। चित्रकूट में उनकी कुटिया थी ना, ध्यान में रखेंगे। अब भारत में भी ग्लास स्काई वॉक है। कहाँ पे भारत में ग्लास स्काई वॉक? सिक्किम है उसका, राजगीर। सिक्किम में नहीं, राजगीर में है। राजगीर में है ना ग्लास स्काई वॉक। हाँ, राजगीर में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्लास स्काई वॉक भी है, और रबर डैम भी है। रबर क्या बोलते हो यार? रबर पुल वाला, रबर डैम की रबर क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है, तो वो भी है, ठीक है। वो गया में है ना, वो रबर वाला गया में है ना। हाँ, गया में है, ठीक है। अब चलेंगे, हाँ, फाल्गु नदी के ऊपर है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, आप देखेंगे यहाँ पे केंद्र के हरित ऋण कार्यक्रम प्रयासों में मध्य प्रदेश शीर्ष पे, ठीक है। हरित ऋण कार्यक्रम, ठीक है, मतलब ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए जो केंद्र सरकार की जो कार्यक्रम चल रही है उसमें कौन सा राज्य मतलब टॉप पे है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। वैसे भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगल है, पता है ना आपको। परसेंटेज बात नहीं कर रहा हूँ, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगल है, ठीक है। और सबसे वैसे अगर परसेंटेज के हिसाब में बात करेंगे तो सर्वाधिक जंगल कहाँ पे? मिजोरम में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में या फिर कहीं और है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक। मिजोरम में क्या? मिजोरम में है ना, अरुणाचल में कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश मिजोरम दूसरे है। नंबर पे है सर, दोनों में ठीक दूसरे है, तो नंबर पे, मिजोरम, क्षेत्रफल ठीक की दृष्टि से भी और परसेंटेज की दृष्टि से भी है, तो दूसरे मिजोरम नंबर हो जाएगा, तो ठीक है, टॉप पे, ठीक है। और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर सबसे ज्यादा जंगल की बात करें कहाँ पे मिलेगा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश 10 राज्यों में वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि भूखंडों की मंजूरी देकर राज्य के ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, जिसको GCP, ठीक है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में अग्रणी रहा है, ठीक है। तो कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? तो मध्य प्रदेश आपका अग्रणी राज्य रहा है, ठीक है। आप देखिए एक उत्सव मनाए उगादी की बात करें, तेलुगु नव वर्ष होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। हर हिंदू पौराणिक कथाओं में बात करेंगे तो हमारे यहाँ भी अपना नव वर्ष होता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो नव वर्ष होता है इस समय क्या हम लोग जुड़ शीतल कहते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उसको? हमारे यहाँ बिहार में जो होता है चैत्र में जो बनता है। हाँ, हम लोग तो जुड़ शीतल कहते हैं हम लोग, ठीक है। हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है। में शुरू होता है ना। हाँ, चैत की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए तेलुगु, चलिए हटाइए, तेलुगु की बात करें, तेलुगु का नव वर्ष होता है, उसका उगादी कहते हैं, ठीक है। एक नए साल का प्रतीक उगादी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, कहाँ पे? और तेलंगाना में भी मनाया जाता है, ठीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं में नीत भगवान ब्रह्मा द्वारा दुनिया के निर्माण का जश्न इस दिन मनाया जाता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से उगादी के रूप में मनाते हैं। महाराष्ट्र और गोवा में इसको क्या? गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं, ठीक है।
क्या मतलब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र में किस रूप में मनाते हैं इसको? गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में इसको किस रूप में मनाते हैं? पश्चिम बंगाल में पोइला बोईशाख के नाम से मनाते हैं। किसमें मनाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में पोइला पोइला बोईशाख के नाम से मनाते हैं, ठीक है। यह दिन कठोर सर्दियों का अंत और बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक है। क्या होता है? कठोर सर्दी का अंत हो जाता है, बसंत ऋतु की मतलब क्या होती है? शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है, ठीक है। जो एक नए युग की मतलब क्या होती है? शुरुआत के समान इसको माना जाता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, महाराष्ट्र और गोवा में गुड़ी पड़वा पोइला बोईशाख के नाम से बंगाल में मनाते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में किस नाम से मनाते हैं? तो उगादी के नाम से मनाते हैं, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे बड़ा मंदिर, ठीक है, सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम केरल में मनाया गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव की बात करें, त्रिशूरपुरम की बात करें, कहाँ पे मनाया गया? तो केरल में मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? ध्यान में रखें, केरल में मनाया गया, ठीक है। त्रिशूरपुरम एक त्योहार है जो केरल की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत में मतलब गहराई में मतलब क्या है? निहित है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते आगे, क्या प्रश्न वो भी जरा देखते हैं। ऊपर इधर आएंगे। और ये कैसे बना दिया है यार, मतलब आर्ट एंड कल्चर में हम घुस गए हैं, ठीक है। अब इधर से हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये एक मंदिर उत्सव है जो कि मतलब सामाजिक सीमाओं से सामाजिक सीमा से परे बड़े उत्साह और संगम के साथ मतलब क्या होता है? मनाया जाता है, ठीक है। तो त्रिशूरपुरम की बात करें, मंदिर उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? केरल में, ठीक है। त्रिशूरपुरम उत्सव एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें से कई मंदिर शामिल है। प्रत्येक मंदिर इसकी भव्यता का योगदान देता है। 1790 से 1805 तक कोची के शासक रहे शांतन, क्या नाम है? शाक्तन थम्पुरन ने 1796 त्रिशूरपुरम की शुरुआत की, ठीक है। तो त्रिशूरपुरम की त्योहार की बात करेंगे जो केरल में जो मनाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, त्रिशूरपुरम का जो केरल में जो मनाते हैं, तो इस 1790 से लेकर 1790 से लेकर 1805 तक कोची के जो शासक रहे जिसका नाम है थम्पुरन, उनके प्रयासों से 1796 में त्रिशूरपुरम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। ध्यान रखें, त्रिशूरपुरम मंदिर उत्सव है, ठीक है। सिंपल प्रश्न है, कहाँ पे मनाते हैं? तो केरल में मनाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका शुरुआत किया गया था किनके द्वारा? तो थम्पुरन के द्वारा शुरुआत किया गया, जो कि केरल के शासक थे, कोचीन के शासक थे, जो कि 90 से लेकर 1805 तक रहे थे, ठीक है। अब आते 11वीं, ठीक है, 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख और 16वीं सदी के तमिल शिलालेख वाले दो शिलालेख तमिलनाडु के कंगायम के पास खोजेगा। बड़ा चर्चा में था ये, ठीक है, इसलिए ये बीबीआई है, ठीक है। 11वीं शताब्दी के ग्रांथम शिलालेख, ठीक है, और 16वीं शताब्दी के तमिल शिलालेख वाले दो शिलालेख आपको कहाँ पे मिला है? तो तमिलनाडु के कंगायम में मिला है। कहाँ पे मिला है? तो तमिलनाडु के कंगायम में मिला है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तमिलनाडु में संस्कृत भाषा लिखने के लिए लिपि प्रयुक्त है। तमिलनाडु में संस्कृत भाषा लिखने के लिए लिपि का प्रयोग होता था, ठीक है। तमिलनाडु में जो वहां के जो लैंग्वेज है उसको संस्कृत भाषा में लिखने के लिए ग्रांथम शिलालेख का प्रयोग होता था, ठीक है। इसकी जड़ें पल्लव काल में महेंद्र वर्मन की त्रिचापल्ली रॉक कट की गुफा से जुड़ती है, ये भी ध्यान में रखेगा। इसका संबंध किससे है? महेंद्र वर्मन से, जो कि बर्मन डायनेस्टी के शासक थे, ठीक है, पल्लव वंश के शासक थे, ठीक है। उनका त्रिचापल्ली रॉक कट की गुफा से मिलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। त्रिचापल्ली रॉक कट की बात करेंगे, इसका संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा किससे है? तो ध्यान में, रॉक कट गुफा से है, ठीक है। केरल की मलयालम लिपि भी इसी से विकसित हुई है, ठीक है। तो केरल की मलयालम लिपि भी इसी से विकसित हुई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11वीं शताब्दी के ग्रांथम शिलालेख और 16वीं शताब्दी के तमिल शिलालेख वाले दो शिलालेख कहाँ मिला है? तो तमिलनाडु के कंगायम से मिला है, ठीक है। इसका प्रयोग क्या होता था? संस्कृत भाषा को सीखने में इसका प्रयोग होता था। इसकी जड़ें किससे जुड़ी हुई है? तो इसकी जड़ें पल्लव काल के महेंद्र वर्मन के, ठीक है, त्रिचापल्ली रॉक कट गुफा से जुड़ी हुई है। केरल की मलयालम लिपि की बात करेंगे तो इसी से मतलब क्या होती है? विकसित होती है, ठीक है। अब जब थोड़ा सा हमारा छूट गया था इसका, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे खत्म कर रहे थे ना, यहाँ पे केंद्र के हरित ऋण कार्यक्रम में जो मध्य प्रदेश टॉप पे रहा, तो उधर हमको इधर आना चाहिए, तो हम नीचे आर्ट एंड कल्चर में चले गए थे, क्योंकि इधर लोग बहुत ही अजीब टाइप का मतलब इसका ना बना दिया, स्ट्रक्चर रखा, इसलिए थोड़ा उल्टा सीधा हो जा रहा है, ठीक है। अब वृक्षारोपण की बात करेंगे। हरियाली अभ्यास के लिए एकीकृत निम्नीकृत वन भूमि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, मतलब 954 हेक्टेयर बताई गई, ठीक है। इसके बाद तेलंगाना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है और असम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रश्न भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्र ने नागालैंड में सशस्त्र अधिनियम का विस्तार किया, ठीक है, जिसको क्या आस्फा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? AFSPA, ठीक, क्या होता है? आफ्सा होता है, ठीक है। आफ्सा का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। बता, ठीक है, आर्म्स फॉर, ठीक है, स्पेशल पावर एक्ट होता है, ठीक है। आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को आस्फा कहते हैं। नागालैंड के कुछ जिलों और पुलिस थानों में क्षेत्रों में कई वर्षों से लागू है और इसे समय समय पर बढ़ाया जाता है, ठीक है। एक अधिसूचना में 5 अन्य जिलों में 21 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले
1 अप्रैल 2024 से 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। अब तक इसे पहले वापस नहीं लिया जाएगा, मतलब जब तक इसे पहले वापस नहीं लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा किस राज्य में, ठीक है, आसपा का विस्तार किया गया, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। तो क्या बताएंगे, नागालैंड में विस्तार किया गया। कहाँ पे विस्तार किया गया है, तो नागालैंड में विस्तार किया गया, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब से छत्तीसगढ़ में कुषाण कालीन बौद्ध धर्म का स्तूप मिला है, ठीक है, क्या मिला है, तो छत्तीसगढ़ में कुषाण कालीन बौद्ध धर्म का स्तूप मिला है। कहाँ पे मिला है, तो छत्तीसगढ़ में। कुषाण शासक की बात की जानते हैं, कुषाण शासक जो थे क्या किस धर्म को प्रश्रय देते थे, तो कुषाण शासक बौद्ध धर्म को भी प्रश्रय देते थे, ठीक है। हालांकि कुषाण शासक जो थे सनातन को भी प्रश्रय देते थे, लेकिन बौद्ध को भी उन्होंने, कनिष्क वगैरह की बात करेंगे तो वो क्या था, बौद्ध धर्म का था, उसके कुषाण शासक कनिष्क के समय क्या बौद्धिस्ट था ना। हाँ, चतुर्थ वसंत भारत बहुत अच्छे कश्मीर में हुआ था, तो बौद्ध धर्म को प्रश्रय देते थे, ठीक है। तो राजधानी रायपुर के नजदीक कौन सा, रीवा गांव में, किस गांव में खुदाई किया गया, रीवा गांव में खुदाई किया गया छत्तीसगढ़ के। तो वहां पे कुषाण कालीन बौद्ध धर्म का स्तूप तथा, ठीक है, मघवंशी तांबे के सिक्के मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा खुदाई में शिव संघ, विजय संघ, यम संघ जैसे सामान भी मिले, ठीक है। इसके एक और हाथी तो दूसरे ब्राह्मणी लिपि में लिखा है, ठीक है। मघवंश का उल्लेख वायु पुराण में भी आपको देखने को मिलता है। किसका, मघवंश का उल्लेख की बात करेंगे तो आपको वायु पुराण में भी आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक जो था, इसमें कला संस्कृति का टॉपिक भी समाप्त हो गया, ठीक है। राज्य और संघ राज्य का टॉपिक भी समाप्त हो गया, ठीक है। एक बार मैं इसको आपको सभी को रिपीट करवा दे रहा हूँ, ठीक है, बस केवल सुन लीजिएगा, बस आपका इसी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस एक बार सुन लेना है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ सबको, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी को मिला है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है। आलिया भट्ट की बात करेंगे तो आलिया भट्ट के अलावा, ठीक है, देव पटेल साहब, सत्या नडेला साहब, ठीक है, साक्षी मलिक, और साथ में कौन, ठीक है, साथ में कौन है, अजय बांगा। अजय बंगा साहब, ठीक है। ये 5 भारतीय जो है कि टाइम्स मैगजीन में चुने गए, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे टाइम्स मैगजीन में चुने जाने वाला मुमताज अजयबा की बात करेंगे तो फिलिस्तीनी फोटोग्राफर सबसे कम उम्र के, ठीक है। सोफिया कोपेला की बात करेंगे तो फिल्म निर्माता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मियाजाकी की बात करेंगे तो एनिमेशन फिल्म के निर्देशक है, ठीक है। अब चलते कन्नड़ कवियत्री की ममता जी सागर को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया, कन्नड़ भाषा की है, ठीक है। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए, ठीक है, जॉन एल जैक्स फ्रिगेट पुरस्कार जो मिला चंद्रयान 3 को मिला, ठीक है। चंद्रयान 3 की बात की 14 जुलाई को लॉन्च हुई थी, मतलब 23 अगस्त को मतलब पहुंच गई थी दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार की बात करें 2024 को किसे मिला है, तो प्रोफेसर मीना चरंदा को मिला है, ठीक है, ध्यान रखें, दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज के मतलब प्रिंसिपल है, ठीक है। किस मानवतावादी पुरस्कार की बात करें, किस मानवतावादी पुरस्कार रतन टाटा साहब को मिला है, ध्यान में इसको रखना है। अब आता है महत्वपूर्ण दिवस में आता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करें 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तारीख का इंपोर्टेंट क्या है, तो पहला भारतीय वाणिज्य जहाज एसएस लॉयल्टी की बात करें समुद्री मार्गों पर ब्रिटिश एकाधिकार को तोड़ते हुए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर निकला था, ठीक है। भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले इस बार की थीम थी, ठीक है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे 6 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करेंगे तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है कि WHO की स्थापना इसी दिन हुई थी, ठीक है। हेमोपैथी दिवस की बात करें हैनीमैन साहब को याद करते हैं, जर्मन होम्योपैथिक, जर्मन मतलब क्या थे, चिकित्सक थे, 10 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। ये शुरुआत कब हुई थी, ध्यान रखिएगा, शुरुआत नहीं दिया ना, और 1755 को इनका जन्म हुआ तो वो दिया हुआ। 2024 का विषय की बात करें हेमो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार, ठीक है, हेमो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार। अब चलते हैं राष्ट्रीय मातृत्व दिवस की बात करें 11 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसकी शुरुआत की बात करें 2003 में हुई थी, ठीक है। विश्व चगास रोग दिवस की बात करेंगे 14 अप्रैल को मनाया जाए। किस प्रकार का रोग है, एक खामोश या मौन रूप के भी नाम से जाना जाता है, एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है, जो कि प्रोटोजोआ ट्रेप्सोनोवा क्रूजी के कारण फैलता है, साथ में ट्राइटोमाइन्स या फिर किसिंग बग्स नामक कीड़ों के एक परिवार के द्वारा भी फैलता है, ठीक है। संक्रामक रोग है, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व कला दिवस की बात करेंगे विंची साहब को याद करते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है, इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं विश्व हेमोफीलिया दिवस की बात करें। हेमोफीलिया किस प्रकार वंशानुगत रक्त स्राव है, अगर कुछ हाथ कट फट जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो रक्त श्राव होना रुकता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समय पर अगर ना पहुंचा जाए हॉस्पिटल तो बॉडी का सारा रक्त निकल सकता है, ठीक है, मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, ठीक है। 17 अप्रैल को मनाते हैं। सबसे पहले महारानी की हुआ तो इसलिए शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप जो 17 अप्रैल को तारीख को ध्यान में रखें, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि 17 अप्रैल की तारीख संगठन के संस्थापक फ्रैंक शनावेल के जन्म के सम्मान में ये तारीख मनाया जाता है। हेमोफीलिया 3 प्रकार का होता है, ABC के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। विश्व विरासत दिवस की बात 18 अप्रैल को मनाया जाता है, स्मारक से संबंधित है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी दिन बेनी चार्टर के लेंस के माध्यम से अपदाय और संघर्ष की बात करेंगे, इस समय का क्या थीम था, ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलते हैं विश्व सिविल सेवा दिवस की बात 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है।
ध्यान, इस बार का कोई थीम नहीं, अभी तक थीम की घोषणा नहीं हुई। पहला सिविल सेवा दिवस की बात है 2006 में मनाया जाता है, ठीक है। सब पटेल साहब को हम लोग याद करते हैं, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय पंचायती दिवस की 24 अप्रैल को मनाया। रीजन क्या है? 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ संवैधानिक अधिकार दिया गया था, ठीक है। 1957 का तारीख याद होना चाहिए, क्योंकि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की पुनर्जीवित के उपायों का सिफारिश करने के लिए बलवंत मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब आते हैं राज्य और संघ की बात करें। अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया कौन सा त्योहार? लोंगटे फेस्टिवल त्योहार मनाया गया। किस जनजाति के द्वारा? नईसी जनजाति के द्वारा मनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है? पशु बलि के निषेध की बात कही जाती है, ठीक है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश की बात करें, चर्चा में क्या हो गया? ग्लास स्काईवॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया, ठीक है। कहाँ पे? तो चित्रकूट में। कहाँ पे? तुलसी सबरी झरने पे स्थित किया के पास किया गया, ठीक है। केंद्र के हरित दिन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जो है आपका टॉप पे आया। कौन आया? मध्य प्रदेश आपका टॉप पे आया, ठीक है। केंद्र ने किस राज्य में आस्था का विस्तार किया? तो नागालैंड में किया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुषाण कालीन बौद्ध धर्म का स्तूप मिला है, ध्यान में रखें, जो कि किस कुषाण शासकों से संबंधित है। किस गांव में मिला है? रीवा गांव में मिला है, ठीक है। अब आते कला संस्कृति में आते हैं, ठीक है। उगादी फेस्टिवल की बात करेंगे। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये माना जाता है हिंदू धर्म में, ठीक है, ब्रह्मा जी ने इसी दिन मतलब दुनिया का निर्माण किया था, ठीक है। गुड़ी पड़वा की बात करें, महाराष्ट्र गोवा मनाता है। पोइला बैसाख की बात करेंगे तो बंगाल में मनाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव की बात करें, त्रिशूरपुरम है, जो कि केरल में मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे मंदिर महोत्सव की बात करेंगे, इसमें क्या बहुत सारे मंदिरों के समूह के साथ ये त्योहार को मनाया जाता है। किसने त्योहार की शुरुआत की थी? 1796 में त्रिशूरपुरम की शुरुआत हुई थम्पुरन के द्वारा, जो कि कोची के शासक थे, ठीक है। 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख की खोज हुई। 16वीं सदी के तमिल शिलालेख वाले शिलालेख की भी खोज हुई, ठीक है। तमिलनाडु के कंगायम में खोली, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? तो संस्कृत भाषा को लिखने में, सीखने में मदद करते थे, ठीक है। किससे जुड़े थे? पल्लव काल के महेंद्र वर्मन के त्रिचुरापल्ली रॉक कट से जुड़े हुए, ठीक है। केरल की मलयालम भाषा भी इसी लिपि के साथ मतलब क्या होती है? विकसित हुई थी, ठीक है। कल के क्लास में नियुक्ति और इस्तीफा पढ़कर आइएगा। साथ में क्या पढ़कर आइए? नियुक्ति इस्तीफा के अलावा, ठीक है, आप लोग पढ़ के आएंगे। शिखर सम्मेलन भी कल के क्लास में पढ़ कर आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारी क्लास होगी, उसके बाद आई थिंक 2 दिन, 1 दिन के बाद 3 दिन में भी और भी चलेगा। उसके बाद पीटीएफ जो होगा समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? बिहार फिर से रिवीजन करना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपकी पास आ रही है, ठीक है।